Hello students, welcome back to my YouTube channel. Our next topic is lens makers formula. Okay, what is lens makers formula? नाम से ही क्लियर हो रहा है, हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है. लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस को बनाने का फॉर्मूला. यानी कि अगर आपको कोई ग्लास दे दिया जा रहा है जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उस ग्लास से आप कितने फोकल लेंथ की एक लेंस को बना सकते हो. ठीक है, कितनी रिक्वायरमेंट है फोकल लेंथ की, कि कितना उसका फोकल लेंथ होना चाहिए, जो फॉर्मूला आप डराइव करते हो ये पता लगाने के लिए, उसे हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला. तो देखते हैं कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला है क्या. उसको देखने से पहले हम इस फिगर को समझेंगे. इस फिगर में ये जो पॉइंट ओ है ये एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए हमें दो रेज की ज़रूरत पड़ती है. फिलहाल यहाँ पे आपको सिर्फ एक रेज दिख रही है, दूसरी रे अभी हम समझाते हैं. एक रे यहाँ से इस सरफेस पे पड़ी, ठीक है, फर्स्ट सरफेस पे लाई की, तो यहाँ से नॉर्मल से वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. क्लियर. अब ये इस डेंसर से रेयर की तरफ जब जाएगी तो क्या होगी, अवे द नॉर्मल मूव करेगी. ठीक है, तो ये मूव करते हुए यहाँ पे लाई की, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज है वो यहाँ पे बनी. ठीक है, ये जो आपका रिफ्रैक्शन हुआ है, इस रिफ्रैक्शन को, ये इमर्जेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है. ठीक है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है अगर आप इसको फॉरवर्ड बढ़ाते हैं तो ये पॉइंट आई डैश पे आके लाई करेगा. ठीक है, चलिए ये है आपका, मतलब मैंने आपकी इसकी इमेज फॉर्मेशन बताई. अच्छा देखिए, अभी तो एक रे आपने देखा था ना, दूसरी रे क्या है कि अगर हम सीधे यहाँ से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, इस पोल से होते हुए पास कराएं तो वो लाइन कहीं पे भी बेंड नहीं होगी. मैंने अपने पिछले वीडियोस में समझाया है, कोई भी लाइन जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो बेंड नहीं होती है. क्लियर. ठीक है, तो ये लाइट अगर एक रे आप यहाँ से फॉल कराए हैं और एक रे को आप ऐसे फॉल कराएंगे तो वो कहीं बेंड नहीं होगी, बल्कि वो सीधे क्या हो जाएगी, इमर्ज हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी. ठीक है, ठीक है. तो अब देखिए ये बाहर की तरफ ऐसे निकलती गई और ये लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होके आई, दोनों मीट की यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे बनी. क्लियर. ठीक है, अब देखिए ये जो आपका फर्स्ट सरफेस है, इसके मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं पोल P1. ये जो सेकंड सरफेस है इसके मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं पोल P2. ये जो आपका लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और इसके बाहर का जो मीडियम है, मोस्टली हम एयर ही लेते हैं, पर इसके बाहर का जो भी मीडियम है हम उसको N1 मान के चल रहे हैं. ठीक है, ओके. ये जो ऑब्जेक्ट खड़ा है इस वाले सरफेस से कितनी दूरी पे खड़ा है, U डिस्टेंस पे खड़ा है. ठीक, ये जो आपने लेंस लिया है, मान लेते हैं इसकी थिकनेस कितनी है, T है. ठीक, तो फर्स्ट सरफेस के लिए अगर मान लेते हैं कि सेकंड सरफेस नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको नहीं लगेगा रेयर से डेंसर की तरफ रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है. तो सिर्फ फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी ये है, तो फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हुआ है इमेज कहाँ पे जाके बनी होगी, या आई डैश पे. तो इस पॉइंट से उस आई डैश की दूरी कितनी है, वी डैश मान लेते हैं. ठीक है, ओके. अब आते हैं हम अपने सेकंड सरफेस के अलावा. जब सेकंड सरफेस पे ये वाली लाइट क्या है, एक तरह से इंसिडेंट रे की तरफ वर्क कर रही है, यानी कि ये इंसिडेंट रे जब अब यहाँ से जब निकलेगी तो अब ये इंसिडेंट रे है. ठीक है, यानी इस सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हुई, आपके मन में आ रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक तो टी है, टी होगा, नहीं, ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, इस सरफेस के लिए, इसको जब आपने आगे बढ़ाया तो आई डैश पे मीट किया, यानी कि इस पॉइंट P2 से इस आई डैश की जो दूरी होगी वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस सरफेस के लिए, इस सेकंड सरफेस के लिए. ठीक है, तो इस सेकंड सरफेस से आई डैश की दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक वी डैश था, तो अब इसकी थिकनेस टी है, तो इस वी डैश में से टी को माइनस कर दो तो यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको डिस्टेंस मिल जाएगी. यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट P2 से लेके इस आई डैश तक की जो डिस्टेंस है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी फॉर द सेकेंड सरफेस. क्लियर. अच्छा, अब जो वर्क कर रही है तो अभी लाइट मुड़ी, यही वाली लाइट यहाँ से टर्न हुई तो इमेज फाइनली कहाँ बनी, आई पे बनी. यानी कि इस सरफेस के लिए जो इमेज है वो क्या है, V है. ठीक है, पॉइंट P2 से आई तक V है इमेज. इतनी, ये मतलब फिगर सबको क्लियर हुआ. अब देख लो, ये देखो C2, यानी कि अब इस वाले सरफेस के लिए, ये सेकंड सरफेस है, इसको अगर पूरा ऐसे टर्न करते तो मान लेते इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आ रहा है, तो ये C2 है,
इस वाले सरफेस के लिए, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, R2 होगी, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द सेकंड सरफेस। और ये फर्स्ट सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C1 है। तो इस फर्स्ट सरफेस से लेके C1 तक की जो डिस्टेंस है वो है R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट सरफेस। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले के डेरिवेशन की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, हमने आपको स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज़ क्या बताया था मैंने, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R, ये बताया था। यानी कि पहले इमेज उस जिसमें मतलब इमेज की डिस्टेंस और जिस मीडियम में बन रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट खड़ा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर N2 माइनस N1 अपॉन R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि हमने मान के चला कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इक्वल है। पर लेकिन यहाँ पे हम नहीं, इक्वल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक सरफेस था, ऐसे करके एक सरफेस था। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सिर्फ एक ही कर्व्ड सरफेस है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने R मान के चला था। यहाँ पे दो है तो हम एक बार R1 रखेंगे और दूसरे सरफेस के लिए देखेंगे तो R2 रखेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है। ये वाला जो सरफेस है बेटा, ये वाला जो सरफेस है इसको हम फर्स्ट सरफेस मानेंगे। फॉर द फर्स्ट सरफेस, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1, ठीक है। अच्छा, सेकेंड, ये देखो सिर्फ फर्स्ट सरफेस को देखना है, इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज बनी थी वो कहाँ जाके बनी थी, V डैश मतलब I डैश जाके बनी थी। तो फर्स्ट सरफेस से I डैश की दूरी कितनी हमने ली थी, V डैश। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V डैश, ठीक है। N1 अपॉन U तो ठीक है, यहाँ से लेके ये U हो गया। N2 माइनस N1 अपॉन R1, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ठीक है। फॉर द सेकेंड सरफेस के लिए देखिए, फॉर द सेकेंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाइए। तो अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखो, वहाँ पे मैंने वीडियो में बताया था कि जब रेयर से डेंसर जा रहा हो तब तो आप चुपचाप से ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, लेकिन जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही हो तब क्या करते हैं, जहाँ पे N2 लिखा होता है वहाँ N1 लिखते हैं अपॉन, माइनस जहाँ पे N1 लिखा होता है वहाँ N2 लिखते हैं अपॉन, इज इक्वल टू फिर N1 माइनस N2। अब इसके नीचे V रहने दो, इसके नीचे U रहने दो, इसके नीचे R रहने दो। R अब सेकंड सरफेस होगा, तो अब जो भी सरफेस है अपने आपका फर्स्ट सरफेस का काम हो गया तो ठीक है, सेकंड सरफेस पे गए हो तो सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ करो, जिस सरफेस पे आप काम कर रहे हो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। चलिए अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। ज़रा ध्यान से देखो, फॉर द सेकेंड सरफेस, ठीक है। अब ये N2 है, ठीक है, ये क्लास था, और इधर आपका क्या है, N1 है। तो N1 अपॉन V, इमेज यहाँ से इमेज की दूरी कितनी है, दैट इज़ V, ये तो ठीक है। N1 अपॉन V, ये ठीक है, ठीक है। N2 अपॉन U, ऑब्जेक्ट सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा था, ये I डैश। तो इस सेकेंड सरफेस से I डैश की दूरी कितनी है, V डैश माइनस टी, V डैश माइनस टी इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। अच्छा, एक बार ज़रा ध्यान से देखो, हमने आपको बता रखा था जब हमने लेंस फार्मूला जब डिराइव करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम आगे जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, कोई भी फार्मूला डिराइव करेंगे, कुछ भी डिराइव करेंगे, कोई भी डेरिवेशन देखेंगे, तो ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा लेंस कैसा है, थिन है, ठीक है। तो जब लेंस थिन है तो उसकी थिकनेस दैट इज़ ये जो टी है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंस द लेंस इज़ वेरी थिन, बहुत ही क्या है, पतला है, ठीक। तो आप लिखोगे N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश, टी तो गया काम से। तो अगर उसकी थिकनेस मतलब कि वो लेंस बहुत थिन है तो यानी कि आपको नहीं लगता कि टी इज़ मच लेस देन V डैश, बहुत छोटा है तो टी को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये तो गया काम से, केवल V डैश बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस को कॉमन लो तो आप लिखोगे N2 माइनस N1 अपॉन R2 लिखोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो।
एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड को अगर ऐड किया जाए तो ज़रा ध्यान से देखो, n2 अपॉन वी डैश, n2 अपॉन वी डैश, यहाँ पे प्लस n2 अपॉन वी डैश है, यहाँ माइनस n2 अपॉन वी डैश है। इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से जोड़ोगे, इक्वल टू लगाओगे, इसको इससे जोड़ोगे, है ना, यही करोगे ना। जब इसको इससे जोड़ने आओगे तो ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस ये चीज़, इसको लिखोगे, यानी कि n1 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू, अब इन दोनों को जोड़ना है ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो तुम लिखोगे n2 माइनस n1 अपॉन r1, प्लस करना है, फिर ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस n2 माइनस n1 अपॉन r2, ये लिखोगे। ऊपर से n1 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, यहाँ से n2 माइनस n1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, n1 को यहाँ लाके डिवाइड कर दो, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये चीज़ होगा, ठीक है। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, व्हाट इज दिस, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, अब इस देखो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, n2 अपॉन n1, तो आप लिख सकते हो 1 n2 माइनस n1 अपॉन n1 1 r1 माइनस 1 अपॉन r2, समझ में आई बात। दिस इज़ योर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर आपको उस सेकंड मीडियम का, यानी सेकंड मीडियम आपका क्या था, लेंस था, ठीक है, उस सेकंड मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और उसके दोनों कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो, तो कितनी फोकल लेंथ आएगी वो आप इस फॉर्मूले से आप डिराइव कर सकते हो। कितने फोकल लेंथ का आप एक लेंस बना सकते हो ये आप इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो, या फिर इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप उस लेंस को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इतनी बात सबको समझ में आई। दिस इज़ योर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। थैंक यू।